हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बेटा मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाता हूं और जीव विज्ञान में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, जो आज डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। क्या नाम है? जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो उसमें आज हम लोग बेटा कौन सा लेक्चर कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, पांचवा लेक्चर बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये बैच किसके लिए है? ये बैच है, ये उदय बैच है और उदय बैच 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। और 9th के प्यारे बच्चे आज जीव विज्ञान में किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? तो जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है। तो आज हम लोग ऐसा क्या खास पढ़ने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है। आपका तो सर इसमें पेड़ पौधों के बारे में क्या पढ़ना है? तो बेटा आपको पता है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे जगत, तो जगत में हमने आपको बताया था कि 5 तरह के विभिन्न विभिन्न जगत को जो है क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। किसने किया था बेटा? जल्दी बताइए। 5 जगत का वर्गीकरण। वैसे तो 2 जगत का भी है, 3 जगत का वर्गीकरण है, 4 जगत का वर्गीकरण है और 5 और फिर इसके बाद 6 जगत का वर्गीकरण भी आज सभी बच्चों ने पढ़ा है। ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछले वाले लेक्चर में जाकर के उसको देख लेंगे। जिनको आता है वो बच्चे हमको कमेंट करके बताइए कि 5 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था और कब दिया था। ठीक है। अब 5 जगत के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो बेटा हम लोग मोनेरा पढ़ते हैं। ठीक। और क्या पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा पढ़ते हैं और फंजाई पढ़ते हैं जिसको कवक कहते हैं, और प्लांटी पढ़ते हैं जिसमें पेड़ पौधों के बारे में है, और एनिमलिया के बारे में पढ़ते हैं ना। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। ठीक है। MPFPA है ना। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक, और फिर प्लांटी जिसमें पेड़ पौधों के बारे में, और सबसे लास्ट में आ जाता है एनिमलिया जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस आगे चल करके आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो बेटा ये 3 तो आप पढ़ चुके हो ना। आपको अगर याद हो तो मोनेरा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं, और फंजाई अर्थात कवक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पेड़ पौधों के बारे में और एनिमलिया जो 5वां जगत है उसमें जीव जंतुओं के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से फाइलम को और कौन कौन से डिवीजन को पढ़ना है। ठीक है। अब आप लोग एक शब्द को सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये फाइलम और डिवीजन क्या ही चीज है? ये क्या सर नया आ गया? ये तो मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई इतनी टेंशन नहीं लो, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। 2 शब्द है ना यहां पे, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात को। कौन कौन से शब्द हैं? एक है डिवीजन, एक क्या है? एक डिवीजन है और एक फाइलम है ना। तो फाइलम में हम लोग किसको रखते हैं? जीव जंतुओं को रखते हैं। फाइलम में किसको रखते हैं बेटा? जीव जंतुओं को रखते हैं। जब हम लोग एनिमलिया पढ़ेंगे तो वहां पर जो जितने भी जीव जंतु आएंगे है ना, चाहे फिर वो जो है उसका उपवर्ग की बात करें तो पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा है ना, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा, कुछ भी हो है ना, आर्थ्रोपोडा भी है, मोलस्का भी है, बहुत सारे हमने आपको बताया था। तो जब उनकी चर्चा करेंगे तो वहां पर हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे बेटा? वहां पर हम लोग फाइलम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधों में, जिसकी बात हम लोगों को आज करनी है, प्लांट के बारे में करनी है, पेड़ पौधों के बारे में डिस्कस करना है, तो वहां पर हम लोग बेटा किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब डिवीजन शब्द का इस्तेमाल कब होगा? जब हम लोगों को चर्चा करनी होगी किसकी? पेड़ पौधों की। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेड़ पौधों में इतनी सारी वैरायटियां होती हैं। बहुत सारी आप लोगों ने देखा है, छोटे से छोटे पेड़ होते हैं, कितने सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, बड़े से बड़े पेड़ भी होते हैं। तो इन पेड़ों को क्या एक ही कैटेगरी में रखा गया है? क्या सभी पेड़ों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया कि बस प्लांटी है
ये जो चौथा जगत है कौन सा? प्लांटी, है ना, यही है ना, क्या है? प्लांटी जगत है ना, और अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लांटी। ठीक, तो ये जो प्लांटी जो जगत है, जो चौथा जगत है, क्या जितने भी पेड़ पौधे सबको उठा करके इसमें रख दिया गया? कोई इसकी सब कैटेगरी नहीं है, कोई इसका उपवर्ग नहीं है। यही चीज तो हमारे वैज्ञानिक ने समझाई थी ना, जिसका नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने इन 5 जगत के वर्गीकरण का जो है वर्गीकरण किया था और किस सन में किया था। ठीक है ना, सभी लोग मेरे को बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है बेटा। आज हम लोगों को डिस्कस करना है प्लांटी के बारे में, है ना, किसके बारे में? प्लांटी के बारे में। और इस प्लांटी के बारे में बेटा हम लोग आज 3 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है बेटा थैलोफाइट। सबसे पहला क्या है? थैलोफाइट। फिर दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। और फिर तीसरा क्या है बेटा? टेरिडोफाइटा। इन 3 चीजों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, आप सोच रहे होगे सर प्लांटी में तो 5 सब कैटेगरी होती है, 5 उपवर्ग होते हैं, यहां पर खाली 3 लिखे हैं। तो बेटा 5 उपवर्ग होते हैं, है ना, 3 यहां पर लिखे हैं जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और 2 उपवर्ग और हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। छोटे छोटे करके सब टॉपिक पे पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। और क्लास के अंत में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, मतलब ऑप्शन वाले फॉर्म में हो, 1 2 3 4 करके ऑप्शन आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ सब्जेक्टिव 1 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, तो आप सभी को पता है जो प्लांटी है, जो प्लांटी क्या है? ये जगत है। प्लांटी क्या है बच्चा? प्लांटी जगत है। क्या है? जगत। और जगत को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? किंगडम, है ना। हमारे बहुत से बच्चे कहते हैं सर अंग्रेजी में भी लिख दिया करिए, तो उनके लिए अंग्रेजी में भी लिख देंगे। ठीक, तो जो किंगडम है, जो जगत है प्लांटी, इसमें कितने उपवर्ग होते हैं? 5। 3 यहां पर लिखे हुए हैं बेटा। क्यों बेटा? 3 यहां पर लिखे हुए हैं ना। कौन कौन से 3 लिखे हैं? देखो, एक तो लिखा है थैलोफाइटा। क्या लिखा है? थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। दूसरा क्या है बेटा? ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है टेरिडोफाइटा। ठीक, इसके अलावा 2 और होते हैं, हमने आपको बताया। तो वो 2 और कौन से होते हैं? तो वो जो 2 हैं उसको हम यहां पर लिख देते हैं, जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो एक है बेटा, 3 तो हो गए, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, 3 हो गए। 2 और होते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक, एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और अगले वाले को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक, तो टोटल कितने हैं बेटा? 5। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो 2 और हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो चौथा नंबर हो गया बेटा आपका जिम्नोस्पर्म, और 5वां नंबर हो गया एंजियोस्पर्म। इन दोनों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, और बेटा टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, अच्छा, इन 3 को आज पढ़ें, आज हमने रखा है। इन 2 को अगली क्लास में रखा है, क्यों? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन हम आपको बताते हैं।
जैसे कि पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। अब पादपों के वर्गीकरण में कितनी चीजें आती हैं? 5। अभी हम लोगों ने देखा कितनी चीजें आती हैं बेटा? 5 चीजें आती हैं। तो कौन कौन सी 5 चीजें आती हैं? सबसे पहला क्या आता है, जरा देखो ध्यान से, फिर से देखो। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा हेलोफाइटा, ठीक। फिर क्या आएगा? ब्रायोफाइटा, ठीक। तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर में क्या आएगा बेटा? जिम्नोस्पर्म, ठीक। और पांचवें नंबर में क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म, ठीक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ठीक। अब ये पादपों का वर्गीकरण है, पेड़ पौधों का, पादपों का मतलब पेड़ पौधों का वर्गीकरण है, जिसमें इनको कितनी चीजों में विभाजित किया गया बेटा? 5 चीजों में विभाजित किया गया, ठीक। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तो पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कितने हो गए टोटल? 5। अब 5 में आप ये चीज जान लो यहां पर क्या, कि ये जो 3 हैं जिनको हम लोगों को आज पढ़ना है, कौन से वो 3? वो 3 ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको रखा जाता है किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। इसीलिए आज इन तीनों को पढ़ेंगे। किसमें रखते हैं? क्रिप्टोगैम्स, ठीक। और ये जो दो हैं, जो ये दो हैं, इसको किस में रखते हैं? इसको रखते हैं फिनेरोगैम्स में। किसमें रखते हैं बेटा? फिनेरोगैम्स में, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स एक हो गया और एक हुआ फिनेरोगैम्स। ये दो यहां पर नए कॉन्सेप्ट आपको जो है पता चले, ठीक। आपको दो नए कॉन्सेप्ट यहां पर पता चले कि एक क्रिप्टोगैम्स है और एक फिनेरोगैम्स है। अब ये क्या चीज होती है? तो क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं, क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनमें बीज को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ना तो बीज होंगे ना ही पुष्प होंगे, मतलब फ्लावर होंगे, ठीक है। तो यहां पर बीज अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है बेटा? बीज अनुपस्थित है। तो बीज अनुपस्थित किसमें होते हैं? जिसको क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में रखते हैं। और क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में कितनी चीजों को रखते हैं? 3 चीजों को। कौन कौन से? क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से 3 आते हैं? तो थैलोफाइटा आ जाएगा, ब्रायोफाइटा आ जाएगा और टेरिडोफाइटा आ जाएगा। इन तीनों ही प्रकार के पेड़ पौधों में बीज नहीं हो पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? बीज नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे पौधों को जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक। तो फिनेरोगैम्स क्या होते हैं? इनमें बीज पाए जाते हैं। फिनेरोगैम्स क्या होते हैं? बीज उपस्थित होते हैं, ठीक। बीज उपस्थित होते हैं और पुष्प भी पाए जाते हैं। पुष्प का मतलब फ्लावर, है ना, ये भी पाए जाते हैं, ठीक। मतलब ये जो फिनेरोगैम्स हैं ये कैसे हैं? ये पुष्पीय पौधे होते हैं जिसमें
पुष्प पाए जाते हैं। तो ये जो फिनेरोगैम्स हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें बीज पाए जाते हैं, इनको किस श्रेणी में रखते हैं? फिनेरोगैम्स में। और फिनेरोगैम्स में कौन कौन सी दो उपवर्ग हम लोग पढ़ते हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक, वहीं जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं जिसमें बीज अनुपस्थित होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में क्या अंतर होता है? थैलोफाइटा में क्या अंतर है, ब्रायोफाइटा में क्या है और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर? इन तीनों में ही एक अपनी अपनी नई नई चीज होती है। ठीक है, थैलोफाइटा की खास बात क्या होती है? तो चलो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा को। ठीक है, देखो ये है थैलोफाइटा। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले चित्र को देखें तो देखो ये दिखाई किस तरह से देते। अच्छा, एक पॉइंट इसमें पहले समझ लो। एक पॉइंट क्या समझ लो, वो पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पॉइंट क्या है बेटा कि इसमें शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल। और शैवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको एल्गी कहते हैं। और अगर शैवाल की और भी ज्यादा अगर शुद्ध हिंदी आप समझना चाहें, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, उसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काई के नाम से जानते हैं, जो अक्सर पानी में लग जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की छतों पे या जहां अक्सर पानी पाया जाता है, जहां पानी भरा रहता है, वहां पर हरे रंग की कुछ काई दिखती है ना? हरे रंग की काई दिखती है जिसमें पैर फिसल के आप अक्सर गिर जाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आप लोग नदी के किनारे जा रहे होंगे तो देखेंगे काफी ज्यादा फिसलन होती है, वहां पे जैसे ही पैर रखा तुरंत फिसल गया। या अगर छत में मान लो बरसात का समय जैसे अभी चल रहा था जुलाई में, अगस्त में, तो बरसात होती है इस टाइम पे, है ना? और बरसात है, पानी वहां पर जमा हो गया, तो वहां पर क्या आप देखते हो कि हरे हरे कलर की या भूरे भूरे कलर की, अक्सर आपको हरे कलर की क्या दिखती होगी? काई दिखती होगी। हालांकि भूरे कलर की भी होती है ना? कुछ कुछ लाल कलर की भी होती है। तीनों टाइप की होती है, हरी शैवाल भी होती है, भूरी शैवाल भी होती है और लाल शैवाल भी होती है। ठीक है ना? तीन तरह की शैवाल होती है। ये जो शैवाल है ना, ये कितने तरह की होती है? तीन तरह की, हरी, भूरी और लाल। ठीक है, फिलहाल अक्सर या बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कौन सी शैवाल देखने को मिलती है? हरी शैवाल देखने को मिलती है। कहां पाई जाती है? ये अक्सर जहां पानी भरा रहता है वहां पर पाई जाती है और बहुत ही चिकनी होती है। कैसी होती है? बहुत ही चिकनी होती है। कहां पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है मुख्य रूप से जल में, है ना? ये मुख्य रूप से जल में पाई जाती है। अब वो जल कैसा हो सकता है? वो स्वच्छ जल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? स्वच्छ जल भी हो सकता है या फिर समुद्री जल भी हो सकता है। कैसा? समुद्री जल भी हो सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ जल में भी पाई जाती है और समुद्री जल में भी पाई जाती है। दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। मतलब समुद्री जल का मतलब जहां नमक पाया जाता है ना, खारा पानी होता है ना, नमकीन पानी होता है समुद्री जल का, और स्वच्छ जल का मीठा पानी होता है। तो वहां पर भी इसे मतलब हर जगह सर्वे सर्वा है, जहां पर पानी भरा मिलेगा आपको वहां पर आपको शैवाल, एल्गी या काई, है ना, आसानी से आप इसको काई के नाम से सुनते होंगे, तो वहां पर ये बेटा पाई जाती है। दिखती कैसी? अब आपके मन में बहुत उत्तेजना आ रही होगी, सर एक बार दिखा दो। देखा तो है हमने, लेकिन फिर भी एक बार आप दिखा दो किस किस तरह की हम लोगों को ये दिख सकती है ना? एक मन में उत्तेजना जाग रही होगी कि ये जो काई है ये किस तरह। तो बेटा ये आपने अक्सर सिर्फ एक ही तरह की काई देखी होगी, जिन्होंने देखी भी है तो अक्सर एक ही तरह की काई देखी होगी, है ना? अभी काई की भी यहां पर बहुत सारी क्या होती है? वैरायटियां होती है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि देखो ये, अब आप लोगों ने अक्सर क्या देखा होगा? आप लोगों ने अक्सर इस तरह की काई को देखा होगा, है ना, जो पानी में अक्सर क्या होता है? लग जाती है। लेकिन यहां पर देखो काई की बहुत सारी वैरायटियां यहां पर आपको दिखाई जा रही है ना? एक ये भी काई है, ठीक, अभी इनके सबके नाम भी बताएंगे। ये काई है। अब ये आप लोगों को आसानी से दिखती होगी, हर जगह दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये आपको जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलो तो इसका नाम क्या है? आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, बताओ जरा इसका नाम क्या है? चाहे ये वाली हो, ये आपको अक्सर आंखों से दिख जाती है कि देखो कितनी सारी काई है जो यहां पर जमा है। अब यहां पर अगर तुम पैर रखोगे तो क्या होगा? इतनी ज्यादा यहां पर चिकनाहट होती है कि तुम फिसल के गिर जाओगे, है ना? और अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये आपको कैसी दिखाई देगी? इस तरह की दिखाई देगी। अब इसका नाम क्या होता है भाई? तो इसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा। जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी वो समझ रहे होंगे क्या नाम होता है बेटा इसका।
इसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा नाम होता है। ठीक है, तो अब आपको ये जो है ये आपको स्वच्छ जल में मिलेगी। कहां मिलेगी आपको? ये स्वच्छ जल में मिलेगी। लेकिन ये जो आपको दिख रही है ये भी एक काई है, जो ये दिख रही है ये भी एक काई है। अब ये कौन सी काई है? तो इसको हम लोग कहते हैं अलवा। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाँ, थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन भाई कहते हैं तो कहते हैं ULVA। क्या कहते हैं? अलवा कहते हैं। ठीक, और ये जो आपको कुछ हल्का सा पेड़ पौधों की जैसे शाखाएं होती हैं, झाड़ियां होती हैं, कुछ उस तरह की दिखाई दे रही है। ये भाई साहब इसको हाथ में लिए हुए तुमको दिखा रहे हैं कि देखो कितनी मस्त लग रही है। इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं कारा। क्या कहते हैं इसको कारा कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं CHARA, है ना? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? CHARA, है ना? अब हमारे महान छोटे छोटे विद्यार्थियों, इसको तुम लोग चारा ना पढ़ने लगना कि CH से तो चा बनती है, जैसे जिसको कहते हैं चोपड़ा, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? CHO, है ना? तो वहां पर चोपड़ा हो जाता है। तो तुम कह दो सर ये तो CHARA लिखा है, तो ये चारा हो गया जो हमारे गाय भैंस खाती हैं। तो ये चारा नहीं है, ये क्या है? ये कारा है। समझे ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चारा नहीं है, क्या है? कारा है। और ये वाली जो एल्गी है, या फिर जो जब आपने माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? इस तरीके से लंबवत आकार की दिखाई दे रही है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरोगाइरा कहते हैं। और अंग्रेजी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ठीक, तो ये स्पाइरोगाइरा है। अब तुमको मजा आ रही होगी ना कि सर हमने तो सिर्फ इस तरह की देखी थी, लेकिन इस तरह की भी क्या शैवाल होती है क्या? हाँ, इस तरह की भी शैवाल होती है। ये आपको कहां? समुद्र में आपको मिलेगी, है ना? समुद्र में, या जहां पर खारा पानी होता है, जहां पर लवणीय जल होता है, वहां पर आपको इस तरह की भी जो है एल्गी, शैवाल या काई, तीनों का एक ही नाम है, मिल जाएगी। कुछ इस तरह की भी होती है जो कैसी झाड़ियों के आकार की दिख रही है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कारा कहते हैं। ठीक, तो चलो वापस से आते हैं। क्या देखा आप लोगों ने कि जो थैलोफाइटा है, क्या है? जो थैलोफाइटा है, इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? इस वर्ग के पौधों में सामान्यतया शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल, जिसको आप लोग काई के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में उसको बेटा एल्गी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी दूसरी बात, ये मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो जल में पाए जाते हैं। और जल में मैंने आपको बताया कि वो दो तरह के जल हो सकते हैं, एक स्वच्छ जल होगा, दूसरा समुद्री जल होगा। तो मतलब दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो एल्गी है, ये जो शैवाल है, एल्गी क्या है? शैवाल। ये शैवाल बेटा कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। मैंने भी आपको बताया था, यहां पर फिर से लिखवा भी दे रहे हैं। ठीक है, कितने तरह की शैवाल होगी? 3 तरह की शैवाल होगी यहां पर। ठीक है, तो एक होगी हरी शैवाल। कैसी होगी? हरी शैवाल होगी। ठीक है, अब यहां पर भूरा कलर तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, किसी और कलर से लिख देते हैं। दूसरी कौन सी शैवाल है? देखो ये शायद भूरा कलर है ना, भूरी शैवाल। जैसी शैवाल वैसा कलर, है ना? जैसा नाम वैसा काम। और तीसरी कैसी है बेटा? लाल शैवाल। तो यहां पर आपको कितने तरह की शैवाल दिख गई? यहां पर आपको कितने तरह की शैवाल दिख गई? तीन तरह की शैवाल दिख गई। ठीक, एक आपको दिखी हरी शैवाल, शैवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्गी। ठीक, तो एक आपको मिली हरी शैवाल, दूसरी मिल गई भूरी शैवाल, और तीसरी मिल गई लाल शैवाल। तो कितने तरह की शैवाल मिल गई? यहां पर आपको 3 तरह की, हरी, भूरी और लाल शैवाल। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो है 3 तरह की शैवाल क्यों है? तो अभी हमने आपको बताया कि जैसा नाम वैसा काम। मतलब
अब काम की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम यहां पर आपको यह बता रहे हैं कि ये हरी शैवाल क्यों है, क्योंकि ये हरे रंग की दिखती है। ये भूरी शैवाल क्यों है, क्योंकि ये भूरे रंग की दिखती है। और लाल शैवाल क्यों है, क्योंकि ये लाल रंग की दिखती है। तो सर ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये हरे रंग की क्यों दिखती है ना, ये भूरे रंग की क्यों दिखती है? क्योंकि यहां पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक। वर्णक को अंग्रेजी में कहते हैं पिगमेंट, ठीक है। तो वर्णक के आधार पर ऐसा होता है, किसके आधार पर होता है? वर्णक के आधार पर, वर्णक के आधार पर जो है आपको शैवाल कितने तरह की मिल जाएंगी, 3 तरह की शैवाल मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये हरी शैवाल है, या कोई भी शैवाल हो, शैवाल कोई भी हो, है ना, ये कैसी होती है, ये स्वपोषी होती हैं। आपको पता है ना कैसी होती हैं बेटा, ये स्वपोषी होती हैं, ठीक। अब ये अगला पॉइंट है, ठीक है, कैसी होती हैं, स्वपोषी। अब स्वपोषी कौन होता है, तो यहां पर शब्द क्या आ रहा है, स्व। स्व का मतलब क्या है, स्वयं। तो ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो शैवाल कैसी है, शैवाल जो है, ये जो शैवाल है जिसको थैलोफाइटा में रखते हैं, कैसी है, स्वपोषी है। और स्वपोषी क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, बताओ जरा, कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, मतलब हरित लवक नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, इसको हिंदी में भी ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं। अब कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, अब सवाल यहां पर यह भी आता है, ठीक है। कौन सा क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैसे, CHL, ठीक है, क्योंकि पूरी स्पेलिंग क्या है, CHOLOROCHLOROPHYL, क्लोरोफिल की पूरी अंग्रेजी है। तो इसको सिर्फ यहां पर 3 शब्द ले लिए गए, CHL, ठीक है। तो ये जो CHL है, ठीक है, CH और L, तो क्लोरोफिल। अब अक्सर यहां पर क्लोरोफिल A आपको मिल जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, और आपको क्लोरोफिल B, ये क्लोरोफिल हर शैवाल में मिलेगा, चाहे वो हरी शैवाल हो, भूरी हो या लाल हो। क्लोरोफिल ए और बी तो वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी वैरायटी, थोड़ा यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप क्लास 11वीं में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो भूरी शैवाल है यहां पर क्लोरोफिल ए और सी, जबकि जो लाल शैवाल है क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल ए सब जगह मिलेगा। तो जो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि शैवाल या एल्गी में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि वहां पर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और अगर यह सवाल आ जाए कि कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है या कौन सा क्लोरोफिल शैवाल में, हर तरह की शैवाल में, कोई भी शैवाल हो, हर तरह की शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, तो वहां पर आप आंसर देंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये क्लोरोफिल ए और बी ये आपको हर तरह की शैवाल में मिल जाएगा। जब बात होगी कितनी तरह की शैवाल है, तो 3 तरह की शैवाल आप बताएंगे। किस आधार पे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे किसके आधार पे, वर्णक के आधार पे, पिगमेंट के आधार पे। यहां पर 3 तरह की शैवाल पाई जाती हैं, ठीक है। स्वच्छ जल में यह शैवाल मिलती हैं और समुद्री जल में भी मिलती हैं, ठीक है। स्वपोषी होती है। स्वपोषी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है। एक यहां पर और पूछा जाता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होता है, कोशिका भित्ति, तो शैवाल में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो हैं, उन पेड़ पौधों का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है, कोशिका भित्ति का पाया जाना। क्योंकि जब आप एनिमलिया पढ़ेंगे, जब आप वहां पर देखेंगे तो जीव जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो थैलोफाइटा
ये किसके अंतर्गत आता है? आता तो प्लांटी के अंतर्गत ही है, मतलब पेड़ पौधों में। तो यहां पर भी क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति। तो थैलोफाइटा में कौन सी कोशिका भित्ति होती है? तो आपका आंसर होगा सेल्यूलोज। क्या आंसर होगा आपका? सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको अभी तक हमने छोड़ रखा था, अब आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। और वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे पहला वाला, ठीक है। क्या लिखा है? इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि जो थैलोफाइटा है वो जड़, तना और पत्ती इसमें विभाजित नहीं होता है। क्या लिखा है? विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, ठीक है। THALLUS। क्या कहते हैं इसको? थैलस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है? कि जो थैलोफाइटा हैं, इसीलिए इनको थैलोफाइटा बोला गया। क्यों? क्योंकि जो थैलोफाइटा में आने वाले जो शैवाल हैं, थैलोफाइटा में आने वाले जो एल्गी हैं, इनकी जो संरचना है, इनका जो शरीर का आकार है, जो शारीरिक संरचना है, वो विभेदीकरण नहीं होता है। उसमें विभेदीकरण नहीं का मतलब है कि इनकी जो शारीरिक संरचना है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होती है। क्रॉस का मतलब जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। इसीलिए इस उपवर्ग में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का नाम क्या रख दिया गया? थैलोफाइटा। तो थैलस से ही क्या आ गया? थैलोफाइटा। थैलस से क्या आया? थैलोफाइटा आ गया, ठीक है। तो थैलस क्या है? ऐसे पेड़ पौधे जिनकी शारीरिक संरचना जड़, तना और पत्ती इनमें विभाजित नहीं होती है, ऐसी संरचना को बेटा क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि थैलोफाइटा की शारीरिक संरचना कैसी होती है? थैलस होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा थैलस क्या होता है? तो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होती है, ठीक। अच्छा, दूसरा कि जो है इसमें जो सामान्यतः किस तरह के जो उनको पौधों को रखते हैं, तो थैलोफाइटा में क्या आते हैं? शैवाल आते हैं। शैवाल क्या है? काई है जो अक्सर पानी में लग जाती है। किस तरह का पानी हो सकता है? दो तरह का जल हो सकता है, एक स्वच्छ जल हो सकता है, दूसरा समुद्री जल हो सकता है, ठीक है। कोशिका की भित्ति की बात करेंगे कि थैलोफाइटा में या शैवाल में किस तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात कि ये जो थैलोफाइटा है ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब पेड़ पौधों में आने वाले सभी कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे। तो ये जो स्वपोषी होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सा अक्सर या हर शैवाल में पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्णक के आधार पर, किसके आधार पे? वर्णक के आधार पर शैवाल को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 3 भागों में। पहला हरी शैवाल, दूसरा भूरी शैवाल और तीसरा लाल शैवाल, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे अगर हम लोग, तो देखो इसमें उदाहरण क्या क्या आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा और कारा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए ये सारे नाम यहां पर लेकर के आए हैं और इन सबके चित्र भी लेकर के आए हैं कि कारा क्या होता है। अभी हमने आपको दिखाया था, फिर से दिखाएंगे। स्पाइरोगाइरा कैसा दिखता है, अल्वा कैसा दिखता है, या फिर क्लेडोफोरा हो या फिर यूलोथ्रिक्स हो, ये सभी कैसे दिखते हैं। तो देखो फिर से दिखा देते हैं। ये है अल्वा,
ठीक, ये किसका चित्र है? कारा का, और ये किसका है बेटा? स्पाइरोगाइरा का है। अक्सर जो आपको पानी में काई लगी हुई दिख जाती है। ये सब आपको किस तरह के दिख रहे हैं? हरे कलर के दिख रहे हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप स्पाइरोगाइरा को देखेंगे तो वह आपको कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देगी। इसके अलावा दो और एग्जाम्पल थे, कौन कौन से? एक यूलोथ्रिक्स था और एक क्लेडोफोरा था। तो देखो ये बेटा, इस तरह की आपको संरचना अक्सर आपको दिख जाती है ना? कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखती है ना पानी में जो है, ठीक है। अब जहां पर बहुत ज्यादा तालाब वगैरह है तो वहां पर कुछ नीचे हमको इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये सब क्या लगी हुई है? ये सब काई लगी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यूलोथ्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग यूलोथ्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से इसकी संरचना दिखाई देगी। इसी तरह से लंबवत आपको स्पाइरोगाइरा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी यहां पर बॉडी में उनकी शारीरिक संरचना में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, ठीक है। और ये भी जो है यूलोथ्रिक्स ही है, जिसको यहां पर हरे कलर से दिखाया गया है, और ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर है। अब एक ये भी चित्र आपको दिख रहा होगा कि कुछ किस तरह से मतलब एक उलझी हुई संरचना पाई जा रही है ना? कुछ झाड़ियों की जैसा यहां पर गुच्छा पाया जा रहा है। इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको क्लेडोफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? इसको क्लेडोफोरा कहते हैं। और ये आपके किसके उदाहरण हैं? ये यूलोथ्रिक्स के उदाहरण हैं, ठीक है। तो थैलस जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी एक एक करके आपको बता दिए। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतने ही पॉइंट लिखने हैं। इतने पॉइंट इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इससे ज्यादा आपको एक भी बिंदु लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब थैलोफाइटा के बाद क्या आता है बताओ जरा, याद करो। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। और ये क्या है? ये है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? सबसे पहला वाला क्या, कि इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? कि इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का क्या कहा जाता है बेटा? उभयचर कहा जाता है। अब ये उभयचर क्या चीज है? ये उभयचर क्या है? तो ऐसे पेड़ पौधे जो कहां पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे और जल के साथ साथ भूमि में भी पाए जाएंगे, है ना? जल में भी पाए जाएंगे और भूमि में भी पाए जाते हैं, ठीक। तो जल में भी होंगे, कहां पे होंगे? जल में भी होंगे, और भूमि में भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो जल में भी पाए जाते हैं और भूमि में भी पाए जाते हैं, जमीन में भी पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो ये खास बात किसकी है बेटा? ये ब्रायोफाइटा की खास बात होती है, जो ऐसे पेड़ पौधे जो जल में भी पाए जाते हैं और जमीन में भी पाए जाते हो। अक्सर ये कहां मिलते हैं हमको? अक्सर ये हमको नम स्थानों पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? नम स्थानों पर मिलेंगे, जहां पर नमी पाई जाती है, ठीक है। और जहां पर अक्सर छायादार स्थान होंगे, जहां पर छाया होगी, ठीक है। तो जहां पर छायादार स्थान है या पानी के उपस्थित होने की वजह से नम स्थान है। नम स्थान क्या होता है? जहां पर हल्की सी पानी की मात्रा हमेशा बनी रहती है। तो नमी वाली जगहों पर और छायादार वाली जगहों पर ब्रायोफाइटा के पेड़ पौधे आपको अक्सर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? कि ये जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, यह तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। देखो क्या लिखा है? विभाजित होता है। और हम लोगों ने थैलोफाइटा में क्या पढ़ा था? कि इनकी जो किसकी? थैलोफाइटा की। अभी हम ब्रायोफाइटा की बात नहीं कर रहे, थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं। कि थैलोफाइटा में आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था? कि इनकी जो शारीरिक संरचना है वो विभेदीकरण उनमें नहीं होता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में विभाजित
नहीं होती है, तो वो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट था। लेकिन ब्रायोफाइटा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उसको उभयचर कहते हैं, है ना, पादप वर्ग का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको नंबर 1 पे लिखा गया है। दूसरा कि ये जड़ और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है, मतलब आपको यहां पर जड़ के आकार की, पत्ती के आकार की, है ना, तने के आकार की जैसी संरचना आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये शब्द आप याद रखेंगे, जैसी संरचना लिखा है, ये नहीं लिखा है कि यहां पर तुमको जड़ मिलेगी, जड़ नहीं मिलेगी, ना तुमको तना मिलेगा ना तुमको पत्ती मिलेगी, लेकिन उसके जैसी संरचना मिल जाएगी। मतलब जड़ से मिलती जुलती संरचना, है ना, कैसी संरचना, जड़ से कुछ मिलती जुलती संरचना तुमको मिल जाएगी, जैसी संरचना। ये वर्ड आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है कि इसमें पादप जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल को ले जाने के लिए या फिर दूसरी चीजों के संवहन के लिए क्या पाए जाते हैं, ऊतक। तो संवहन के लिए ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये संवहन ऊतक क्या होते हैं, तो इसकी चर्चा हम टेरिडोफाइट में करेंगे, ब्रायोफाइटा में नहीं करेंगे। क्यों, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और हमारा काम क्या है, आपको जो है चीजों को आसानी से समझाना, ना कि आपको कंफ्यूज करना। ठीक है, तो इसमें अभी आप बस खाली इतना समझो क्या कि इसमें क्या लिखा है कि ये जो संवहन ऊतक हैं, है ना, संवहन के लिए जो विशिष्ट ऊतक हैं वो नहीं पाए जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है, तब आप इस पॉइंट को वहां पर लिखेंगे। ठीक है, कि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में, जो आगे चल के पढ़ेंगे, तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक के बारे में पिछली क्लास में आपसे चर्चा करी थी। जो नए बच्चे हैं जो इसको पहली बार ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको हम संवहन ऊतक अभी इसके बाद वाले पॉइंट में बताएंगे। ठीक है, चलो अभी ये देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या है बेटा। तो इसका उदाहरण है मार्केंसिया है और फ्यूनेरिया है। ठीक है, तो फ्यूनेरिया तो बेटा अंग्रेजी शब्द है, फ्यूनेरिया कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में आप दो ही तरह की चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मॉस और एक पढ़ेंगे लीवरवर्ट। क्या पढ़ेंगे, लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट क्या है, लीवरवर्ट है मार्केंसिया, और मॉस क्या है, मॉस है फ्यूनेरिया। ठीक, तो दो एग्जांपल आप लोग ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एक पढ़ते हैं मॉसेस को और एक पढ़ते हैं लीवरवर्ट को। हालांकि मॉस को भी अंग्रेजी में ऐसे ही लिखते हैं, MOSSES, ये हो गया मॉसेस। ठीक है, तो चाहे मॉसेस लिखो चाहे मॉस लिखो, एक ही बात है। ठीक, तो मॉस हो गया इसका एग्जाम्पल, और क्या हो गया, लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट को भी अंग्रेजी में लीवर और वर्ट ऐसे लिखते हैं। तो मॉस का उदाहरण क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया, और लीवरवर्ट का उदाहरण क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। अगर आप इसको टफ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मार्केंसिया याद कर लीजिए और फ्यूनेरिया याद कर लीजिए। एक और इसका उदाहरण होता है जिसको कहते हैं रिक्सिया। क्या कहते हैं जिसको, रिक्सिया। तो आप 3 उदाहरण याद कर लीजिए। ठीक है, पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला हो गया मार्केंसिया, दूसरा हो गया फ्यूनेरिया, और तीसरा क्या हो गया, रिक्सिया। 3 उदाहरण हो गए ये। ठीक है, और अगर आप और भी ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर ब्रायोफाइटा में सिर्फ 2 उदाहरण आते हैं, एक आता है लीवरवर्ट और एक आता है मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेस में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूनेरिया के बारे में, और लीवरवर्ट में पढ़ते हैं मार्केंसिया और रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया किस में आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे लीवरवर्ट में, और मॉस में क्या आ जाएगा, फ्यूनेरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर चित्र के माध्यम से देखा जाए तो ये देखो जो आपको चित्र दिख रहा है, ये किसका चित्र है बेटा, ये रिक्सिया का चित्र है। जो ये वाला जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह की संरचना आपको जो है नम स्थानों पर, कहां पर, नम स्थानों पर मिलती है। ठीक है, कौन से स्थानों पर मिलती है, नम स्थानों पर इस तरह की संरचना मिलेगी। ठीक है, अगर इसको और ज्यादा आप जूम करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, और अगर आप इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। तो चाहे ये वाला चित्र हो
ठीक है, या फिर ये वाला चित्र हो या फिर ये वाला हो, ये कौन सा चित्र है बेटा? तो ये है रिक्सिया का। किसका चित्र है ये? रिक्सिया का चित्र है। ठीक है, अब एक कुछ इस तरह की संरचना भी आपको दिखती होगी। ठीक है, ये भी संरचना है जो उभयचर में आती है, मतलब ब्रायोफाइटा में आती है, और ये भी उदाहरण आपको ब्रायोफाइटा में ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की संरचना भी आपको नम स्थानों पर देखने की मिलेगी। और अगर आप इसको जब जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्यूनेरिया। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है फ्यूनेरिया। तो ये फ्यूनेरिया है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लंबवत आकार में आपको दिखेगा जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखेंगे। और ये कौन सा चित्र है बेटा? तो ये चित्र है किसका? ये चित्र है रिक्सिया का। ठीक है, और ये आपको इस तरह से संरचना दिखाई देगी। अब इसमें एक और चित्र आता है, कौन सा? मार्केंसिया उदाहरण आता है। तो मार्केंसिया कैसा दिखेगा? मार्केंसिया कुछ इस तरह की संरचना आपको मार्केंसिया में दिखाई देगी। ये देखो, ये कहीं पर पत्थर इकट्ठा है और पत्थर के नीचे उसको क्या मिल गई? नमी मिल गई। वहां पर पानी उपस्थित था, तो नमी के मिल जाने की वजह से इस तरह की जो पेड़ पौधे, जिसमें कि जड़ के आकार की, मतलब जड़ के जैसी, जड़ नहीं, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जड़ नहीं मिलेगी, पत्ती नहीं मिलेगी, लेकिन पत्ती के आकार की और जड़ के आकार की जैसी संरचना आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और ये किसका उदाहरण है बेटा? ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये जो आपको तीनों चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये है मार्केंसिया। क्या है ये? मार्केंसिया। ठीक, और मार्केंसिया क्या है? तो मार्केंसिया लीवर वर्ट है। क्या है? लीवर वर्ट है। ठीक, और रिक्सिया भी क्या है? लीवर वर्ट है। रिक्सिया भी क्या है? ये रिक्सिया क्या है? ये भी लीवर वर्ट है। जबकि फ्यूनेरिया क्या है? तो ये मॉस है। क्या है ये? मॉस। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया थैलोफाइटा के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में। अब ये तीसरा और अंतिम बिंदु जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको देखना है उसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो देखो ये है टेरिडोफाइटा के बारे में। और टेरिडोफाइटा की महत्वपूर्ण चीज हमने आपको क्या बताई थी? तो इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। इस वर्ग के पौधों का जो शरीर है वो पूरी तरह से जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। ठीक है, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई नहीं जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। जबकि टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पूरी तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनमें शरीर का जो एक भाग है वो दूसरे भाग तक, अब ये दूसरा पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? दूसरा। ठीक है, जो हमने आपको समझाने के लिए कहा था कि हम आपको टेरिडोफाइटा में बताएंगे। तो क्या लिखा है कि इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या क्या जाएगा? जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा में वही लिखा था कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब ये भाई साहब संवहन ऊतक क्या चीज है? तो हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे, तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, संवहन ऊतक 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरह के संवहन ऊतक यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहला संवहन ऊतक होता है जाइलम। हालांकि पिछली क्लास में इसकी चर्चा हमने करी थी, लेकिन फिर से जो नए बच्चे हैं हमारे वो इसको समझेंगे कि पहला क्या है। तो पहला होता है जाइलम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? देखो यहां पर लिखा है, इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थ। तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक अगर जल को लेकर के जाना है
या खनिज पदार्थों को लेकर के जाना है, उनका संवहन करना है, उनका स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना। तो जल और खनिज पदार्थों को लेकर के जाने के लिए कौन है? जाइलम है। जाइलम क्या करेगा? जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन मतलब स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाना। अच्छा, अब दूसरा संवहन ऊतक कौन होता है बेटा? फ्लोएम। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, अब एक हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम बेटा भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करेगा। ठीक है, संवहन का मतलब स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना। तो ब्रायोफाइटा में बेटा संवहन ऊतक नहीं होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। ठीक है ना, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। और संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम पौधे के किसी एक भाग से जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाने का काम करता है। अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम बेटा भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। पौधे के जिस भाग में भोज्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है, भोजन बनता है, उसको वहां से लेकर के अब किस भाग में बनते हैं? तो पत्तियों में बनते हैं। तो पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में लेकर के जाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। और यह संवहन ऊतक, ठीक है, थैलोफाइटा में नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। कहां से शुरुआत होती है? टेरिडोफाइटा से। तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, मतलब उसका उत्तर हमने दे दिया है। प्रश्न आएगा तो उत्तर उसका आप लोग संवहन ऊतक कर देंगे कि संवहन ऊतक कहां पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक, और सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? कि इनका जो शरीर है, जो इनकी शारीरिक संरचना है, वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। ठीक, चलो उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में हमको मिल जाएगा मार्सिलिया, और क्या मिल जाएगा? फर्न या फिर हॉर्सटेल। अब ये फर्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, उदाहरण ही पूछ देंगे, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण कि टेरिडोफाइटा की इनमें से जो उदाहरण दिए हैं बताइए उसमें से कौन टेरिडोफाइटा है। तो वहां पर आपको अक्सर क्या मिल जाएगा? फर्न मिल जाएगा। तो हालांकि होता मार्सिलिया भी है, होता हॉर्सटेल भी है। ठीक है, लेकिन इस हॉर्सटेल को मत लिखो, क्योंकि हॉर्सटेल में कुछ क्या है? कंफ्यूजन। ठीक है, तो हॉर्सटेल को जाने दो। ठीक है, किसको हम लोग याद रखेंगे? हम लोग दो याद रखेंगे, एक फर्न को याद रखेंगे। किसको? फर्न, जो कि बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फर्न, तो टेरिडोफाइटा को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? फर्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये फर्न इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभी हम लोग आपको इसका चित्र भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में क्या था? मॉसेस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि लीवरवर्ट भी है, लेकिन आपके लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाना है, वो क्या है? मॉसेस। तो ब्रायोफाइटा में मॉसेस, थैलोफाइटा में शैवाल मतलब एल्गी। ठीक है, अंग्रेजी में एल्गी, हिंदी में शैवाल। और टेरिडोफाइटा में कौन आ गया? फर्न। हालांकि मार्सिलिया भी इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है, जो हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि इन तीन समूहों के पौधों में, कौन कौन से तीन समूहों के पौधों में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जो तीन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। क्या लिखा है? बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, मतलब बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए ये क्या है? क्रिप्टोगैम है। इसलिए ये क्या है? इसलिए ये क्रिप्टोगैम है। सबसे पहले भी हमने आपको बताया था कि दो आधार पे 5 कैटेगरी बनाई गई है। पहला क्रिप्टोगैम और दूसरा फिनेरोगैम्स। तो
जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें बीज को धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और क्रिप्टोगैम्स में 3 आते हैं, आपको हम दिखा देते हैं फिर से। ठीक है, शुरुआत ही हम लोगों ने इस चीज से करी थी। क्या लिखा है कि जो पादपों का वर्गीकरण, वहां पर आपको क्रिप्टोगैम्स दिखेगा और फिनेरोगैम्स दिखेगा। तो क्रिप्टोगैम्स में बीज अनुपस्थित होते हैं और फिनेरोगैम्स में बीज उपस्थित होते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं। तो बीज अनुपस्थित होते हैं किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। और क्रिप्टोगैम्स में 3 तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, 3 तरह के उपवर्ग हम लोग पढ़ते हैं। पहला थेरिडोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये क्रिप्टोगैम्स हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है? फिनेरोगैम्स हैं। और इनकी चर्चा हम लोग अगले आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब ये 5वां लेक्चर है, जो 6वां लेक्चर आएगा उसमें हम लोग फिनेरोगैम्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये 3 तरह के समूह हैं, इसमें अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना आप लोग। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करेंगे तो मार्सिलिया और फर्न दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं बेटा? तो ये मार्सिलिया है, ये क्या है? क्या है ये मार्सिलिया है। ठीक है, ठीक, कैसा दिख रहा है ये? देखो कुछ इस तरह से आपको जो है झुंड पे जहां पर नम स्थान होंगे, तो हालांकि ब्रायोफाइटा भी नम स्थानों पर पाए जाते हैं और टेरिडोफाइटा भी नम स्थानों में पाए जाते हैं। अंतर क्या है कि ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना होती है, लेकिन यहां पर आपको जड़, तना और पत्ती दिख जाएगी। ये देखो आपको हरे हरे कलर की कितनी बढ़िया बढ़िया सी खूबसूरत क्या दिखाई दे रही है? ये पत्तियां दिखाई दे रही है। और उसके पीछे आपको तना, और उस मिट्टी के अंदर क्या मिल जाएगी? जड़। तो जड़, तना और पत्ती में ये टेरिडोफाइट ये विभाजित होते हैं। ये किसका उदाहरण है? मार्सिलिया का है। और ये कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है। देखो ये क्या है बेटा? देखो ये क्या है? ये जड़ है, जड़ है ना ये। ठीक, ये क्या है? ये तना है। ठीक, और ये क्या है? ये पत्ती है। तो ये आपको जड़, तना और पत्ती, ये तीनों आपको पूरी तरह से बढ़िया से आपको यहां पर संरचना दिख जाएगी। ये मार्सिलिया का चित्र है और ये फर्न का चित्र है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि इसको आराम से गमले में भी उगा करके रखते हैं, है ना। जो जहां पर बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े घर बने होते हैं या नहीं भी बड़े घर होते हैं, जिनको पेड़ पौधे रखने का शौक है, तो वो इस तरह से गमले में इसको रखते हैं। इसका मतलब इनका आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व क्या है कि ये सजावटी पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा में जो पेड़ पौधे आते हैं वो कैसे होते हैं? वो सजावटी पौधे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं बेटा? ये सजावटी पौधे होते हैं, मतलब सजावट के काम आते हैं। लोग इसको घर में जीने के पास या आंगन में या दरवाजे के बाहर गेट के पास उसको रखते हैं। ठीक है ना। अब जमीन में किस तरह से उगते हैं? तो जमीन में तो ये बहुत ज्यादा आकार लेते हैं और बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि वहां पर जगह बहुत ज्यादा है और मिट्टी बहुत बढ़िया उपजाऊ होती है, तो आसानी से इस तरीके से फैल जाते हैं। ये संरचना आप लोगों ने कई जगह देखी होगी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है बेटा? ये जो है टेरिडोफाइट है और ये फर्न है। ये क्या है? ये फर्न है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो यहां पर कुछ क्वेश्चन के रूप में लाए हैं। आप लोग इसको अपनी मर्जी से भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शैवालों में पाया जाता है, तो सभी शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि बेटा जो पर्णहरित है, पर्णहरित ए और पर्णहरित बी, पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो हमने आपको बताया था ना कि इसको ऐसे लिखते हैं, CHL करके लिखते हैं। तो CHL, तो क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी, ये जो है पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की हिंदी क्या है बेटा? पर्णहरित है। हालांकि कहीं कहीं ये भी हिंदी में आपको क्लोरोफिल लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि पर्णहरित ए और पर्णहरित बी ये सभी शैवालों में पाया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन
स्थिर करता है। तो ये हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे कि जो शैवाल हैं, जो शैवाल हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। और ये दो तरह के शैवाल होते हैं, एक होता है नॉस्टॉक और एक होता है एनाबीना। तो ये शैवाल कितने तरह के हमको यहां पर मिल जाएंगे? दो तरह के शैवाल मिल जाएंगे, एक होता है नॉस्टॉक और एक मिल जाएगा एनाबीना। तो ये नॉस्टॉक और एनाबीना ये दो शैवाल हैं जो क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? एनाबीना ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये जो नॉस्टॉक है या जो एनाबीना है, ये दो शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से पढ़ो उसको, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्लांटी जगत के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, जो हमने आपको बताया कि जो प्लांटी जगत है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आप लोग देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि जो थैलोफाइटा वर्ग है, आज हमने आपको पढ़ाया थैलोफाइटा के बारे में, तो थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतया पाए जाते हैं, मुख्यतया में पाए जाते हैं। ये तो यहां पर कुछ लगता है गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया है, तो कथन दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा कथन देखते हैं क्या कह रहा है कि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। तो क्या टेरिडोफाइटा में, जो अभी हमने आज आपको पढ़ाया टेरिडोफाइटा, क्या संवहन ऊतक पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या ये सही बात है? तो अभी हमने सबसे लास्ट में आपको पॉइंट बताया था कि इस तीन तरह के जो उपवर्ग हैं यहां पर बीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये भी क्या है? सही ऑप्शन है। और जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन यहां पर इनकम्प्लीट है कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में मुख्यतया तो इसको क्या मुख्यतया पाए जाते हैं, तो ये तो यहां पर मिस हो गया है ना। मुख्यतया पौधे मुख्यतः में पाए जाते हैं, तो यहां होगा जल में पाए जाते हैं ना। कहां पाए जाते हैं? जल में। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, 1 2 3 4 कि चारों के चारों ऑप्शन यहां पर क्या है? सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एक क्रिप्टोगैम का सदस्य नहीं है। तो अब क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से आते हैं? 3 आते हैं क्रिप्टोगैम्स में। पहला क्या आता है? थैलोफाइटा आता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है? दूसरा ब्रायोफाइटा आता है। तीसरा क्या आता है? तीसरा टेरिडोफाइटा आता है ना। तीसरा क्या आता है? तो टेरिडोफाइटा आता है। ये तीनों आते हैं ना। कह रहा कौन सा सदस्य नहीं है? तो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जिम्नोस्पर्म है वो क्रिप्टोगैम्स का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य है? तो वो जो है फिनेरोगैम्स का सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन संवहनी पौधे हैं? तो संवहनी पौधे का मतलब क्या है? संवहनी पौधे का मतलब जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक बेटा कहां? शैवाल में तो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मॉसेस में भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मॉसेस किस में आता है? ब्रायोफाइट में आता है। कवक में भी नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फर्न में पाए जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि फर्न किसका उदाहरण है? फर्न जो है टेरिडोफाइट का उदाहरण है, और टेरिडोफाइट में ये संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। आपको पता है कि प्लांटी जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है?
5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। मतलब ये आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 5 ऑप्शन में से जो है कौन जो है प्लांटी जगत में नहीं आता है। तो देखो थैलोफाइटा तो आता है भाई, जिम्नोस्पर्म भी आता है, मोलस्का नहीं आता है, ठीक, निमेटोडा भी नहीं आता है और पोरीफेरा भी नहीं आता है। तो कौन कौन नहीं आता है? 3 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। तो बताओ भाई इसमें से कहीं ऑप्शन दिया है 3, 4, 5? तो ये लिखा हुआ है 3, 4 और 5। इसका मतलब कि सी ऑप्शन सही है। ये 3, 4 और जो 5 ऑप्शन है ये जो है प्लांटी जगत में नहीं आते हैं। किसमें आते हैं? ये एनिमलिया में आते हैं। किसमें आते हैं? एनिमलिया में आते हैं। ठीक है, चलो अगला कह रहा है, देखो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। यहां से क्या आ गया? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। तो जो सरलतम पौधे होते हैं, सरलतम पौधे कौन से हैं? सरलतम पौधे होते हैं बेटा थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। तो बेटा किस वर्ग में रखा गया है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? किस वर्ग में रखा गया है? तो थैलोफाइटा में रखा गया है। किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा का उदाहरण क्या है बेटा? शैवाल। क्या है? शैवाल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, मतलब काई। ठीक है, तो इसमें रखा गया। अब ये भी पूछ देगा कि इसको स्पष्ट कीजिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, अगर 1 नंबर में तो सिर्फ इतना, 2 नंबर में पूछा गया तो अब इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको थैलोफाइटा के यहाँ पर लक्षण लिखने पड़ेंगे। पहला लक्षण आप क्या लिखेंगे कि ये जो है जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस, मतलब जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं है। दूसरा क्या लिखोगे कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन लिख दोगे। फिर तीसरा क्या लिखोगे? कोशिका भित्ति लिखोगे कि जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? जो कोशिका भित्ति है, बताया था ना आपको शुरुआत में, किसकी बनी होती है वो? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, फिर चौथा क्या लिख दोगे कि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। और पर्णहरित कौन सा? पर्णहरित ए और पर्णहरित बी। तो पर्णहरित ए और बी पाया जाता है, ये चौथा हो गया। ठीक है, और क्या लिख दोगे आप? और क्या लिख सकते हो कि थैलस हो गया, स्वच्छ और समुद्री जल में हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, पर्णहरित हो गए। उदाहरण लिख दो अब। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताए हैं ना। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, अल्वा और क्लेडोफोरा। ठीक, तो इतना आप लिख दोगे तो आपको बढ़िया से मार्क्स, अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि टेरिडोफाइट और फिनेरोगैम्स में क्या अंतर है। तो ये अंतर अब आपको लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बताया, इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। हालांकि हम बता देते हैं, आपने टेरिडोफाइट पढ़ा था ना, तो क्या टेरिडोफाइट ने पढ़ा था। टेरिडोफाइट और फिनेरोगैम्स में क्या अंतर है? तो फिनेरोगैम्स में क्या मिल जाएंगे? बीज मिल जाएंगे। इसमें बीज धारण करने की क्षमता होती है और इसमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है ना। टेरिडोफाइटा में बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है और फिनेरोगैम्स में बीज धारण करने की क्षमता होती है। इसीलिए जो फिनेरोगैम्स हैं ये कैसे हैं? ये उच्च पौधे होते हैं, हाई प्लांट, है ना। कैसे पौधे होते हैं? उच्च पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये निम्न पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट हैं, ये यहां पर आप लिखेंगे। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में इसको किस में रखते हैं? क्रिप्टोगैमस में रखते हैं, है ना, याद है आपको? क्रिप्टो
क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं, ठीक। और ये तो फिनेरोगेम्स लिखा, तो फिनेरोगेम्स में क्या क्या आ जाएंगे? फिनेरोगेम्स में दो उदाहरण आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा जिम्नोस्पर्म और दूसरा आ जाएगा एंजियोस्पर्म आ जाएगा, ठीक। और ये क्रिप्टोगैम्स है, तो क्रिप्टोगैम्स क्या है? टेरिडोफाइट है। इसके अलावा इसमें दो और आ जाते हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। किस में आ जाएंगे? क्रिप्टोगैमस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो ये क्वेश्चन आप सारी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहां पर और लिखा हुआ है, यही जो ये वाला क्वेश्चन है, ये फिनेरोगेम्स वाला, ये यहां पर थ्योरी के माध्यम से भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वे पौधे जिनमें जनन अंग जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं, तथा जनन की जो प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो फिनेरोगेम्स कहलाते हैं, ठीक। तो थ्योरी के रूप में लिखना है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्रिप्टोगैमस मैंने आपको दिखाया था जब टेरिडोफाइट पढ़ाया था अभी, तो टेरिडोफाइट में क्रिप्टोगैमस की परिभाषा लिखी थी। ये किसकी परिभाषा लिखी है? फिनेरोगैमस की परिभाषा लिखी है। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीज जो है वो लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है, और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण के साथ साथ संचित खाद्य पदार्थ भी पाया जाता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास तथा अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पे, किसकी अवस्था के आधार पे? बीज की अवस्था के आधार पे, मतलब जो बीज पाए जाते हैं, तो बीज की अवस्था के आधार पे इस वर्ग को, किसको? फिनेरोगेम्स को, ये फिनेरोगेम्स को, इस वर्ग को जो है दो पुनः वर्गों में बांटा जाता है। पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? इसमें नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, और एंजियोस्पर्म क्या है? फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। मतलब कि जिम्नोस्पर्म में बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको नग्न बीज कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा आंसर किसमें लिखेंगे? ये वाले क्वेश्चन में लिखेंगे कि टेरिडोफाइट और फिनेरोगेम्स में क्या अंतर है। तो ये जो अंतर बताया है उसी को आप थ्योरी रूप में, टेरिडोफाइटा के बारे में हमने आपको पहले बताया तो आप वो पूरा लिखेंगे, और फिर फिनेरोगेम्स के बारे में आप ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको, जो आज का सेशन है वो पसंद आया होगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी लेक्चर आते रहेंगे, इसी तरह सेशन भी आते रहेंगे। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और जो क्वेश्चन हमने आज पूछे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।